Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Myself Tirth. How are you all? Hope so you all are fine. So today I am going to discuss the concept of dividend and bonus stripping and bond washing transaction and the taxation in such case. Before moving forward, please help yourself. The notes of this is already given in the description column below. Please download it from the link provided. Now moving to the topic. Dividend stripping transactions. It is applicable in case of security and units. Now, for suppose, record date means the date at which the dividend or any income is declared or distributed. Now, if any person buys or acquires any security or units within 3 months prior to the record date, it means रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर अंदर ही किसी पर्सन ने सिक्योरिटी और यूनिट्स एक्वायर किए हैं एंड सेल्स और ट्रांसफर सच सिक्योरिटी विद इन 3 मंथ्स आफ्टर सच रिकॉर्ड डेट और वो पर्सन सिर्फ सिक्योरिटी है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर सेल करता है या फिर यूनिट्स है वो विद इन 9 मंथ्स आफ्टर सच रिकॉर्ड डेट अगर सेल करता है एंड इन सच केस if any dividend or income is declared or distributed, then such dividend or income is exempt from tax under section 1034 or subsection 10 subsection 35. लेकिन जो भी loss arise होगा from transfer of such security or units, it would be totally ignored to the extent dividend or income is claimed exempt. Now, let us एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल. किसी पर्सन ने रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर किसी सिक्योरिटी या यूनिट्स को परचेज किया और उसी पर्सन ने रिकॉर्ड डेट के विद इन 3 मंथ्स में या तो सिक्योरिटी सेल की या तो रिकॉर्ड डेट के विद इन 9 मंथ्स में यूनिट सेल किया. तो उस केस में जो भी डिविडेंड या इनकम डिक्लेयर किया था या फिर रिसीव किया गया बाय सच पर्सन तो वो तो एग्जाम्प्ट ही रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 35. लेकिन जो भी अगर ये ट्रांसफ़र किया गया था सिक्योरिटी और यूनिट्स, अगर उस केस में अगर लॉस आता है तो वो डिविडेंड और इनकम जो भी है जितनी क्लेम की गई थी इनकम के तहत वो डिडक्ट हो जाएगी क्योंकि वो इग्नोर किया जाएगा और बैलेंस जो भी लॉस बचेगा वो ही सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट इज बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शंस. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ यूनिट्स. नाउ एनी पर्सन buys or acquires any units within 3 months prior to the record date and he is being allotted bonus units. प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसे बोनस यूनिट्स भी अलॉट किया गया था एंड देन सेल्स और ट्रांसफर ऑल ऑफ सच ओरिजिनल यूनिट्स. आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बोनस यूनिट है वो सेल नहीं किया गया हुआ है, वो तो कंटिन्यूइंग टू होल्ड है, लेकिन जो ओरिजिनल यूनिट्स है वो ही सेल और ट्रांसफर किया गया है विद इन 9 मंथ्स आफ्टर सच रिकॉर्ड डेट and continuing to hold all or any of the bonus units, then loss arising from transfer of original units shall be ignored and loss so ignored shall be deemed to be the cost of acquisition of those bonus units which are left out as on the date of transfer of original units. इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन ने रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई यूनिट्स परचेज किया है और उसे बोनस यूनिट्स भी अलॉट किए गए हुए हैं और वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल यूनिट्स ही सेल करता है विद इन 3 मंथ्स और बोनस यूनिट्स तो उसके पास ही है अभी तक, देन एनी लॉस अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स, then such loss shall not be allowed to be carried forward and set off, and such loss would be deemed to be the cost of bonus units. As you know कि बोनस यूनिट्स की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन अलॉट किए गए हुए होते हैं, लेकिन इन सच केस अगर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स होते हैं और उस केस में लॉस आता है
तो वो बोनस यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा. प्लीज नोट दैट whether it is a capital loss or a business loss, it would not be allowed to be carried forward and set off. आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी बैलेंस लॉस आता है वो तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन सच केस जो भी लॉस आता है चाहे वो कैपिटल लॉस हो या फिर बिजनेस लॉस हो, वो कैरीड फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट्स कर दिया जाएगा. Next, bond washing transactions. Any owner of any securities sells or transfers those securities before the due date of interest and buys back or reacquires the security after due date, then if any interest becoming payable in respect of the securities is receivable by the transferee, then it shall be deemed to be the income of the transferor of security. There are some exceptions. First, transferor and transferee are taxable at same rate. Suppose if the transferor and transferee are taxable at the same rate, then there would be no avoidance of tax and hence it would be deemed as a valid transaction and there would be deemed income to the transferee of security only and not to the transferor. Next, transfer due to genuine reason. अगर कोई भी ट्रांसफर जेन्युइन रीजन से होता है तो वो डिम्ड इनकम माना नहीं जाएगा और वो इनकम ट्रांसफरी की ही मानी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए है, वो भी टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन मिसिस ए है, वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है. तो इस केस में अगर मिस्टर ए अपनी वाइफ को ट्रांसफर 9% डिबेंचर्स करते हैं और वापस अगर बायबैक करता है 12% डिबेंचर, then interest receivable by Miss A would be taxable to Mr. A. It would be deemed income to the transferor of security, that is interest on 9% डिबेंचर. प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भले ही ट्रांसफर 9% डिबेंचर किया गया था और रीएक्वायर्ड 12% डिबेंचर किया गया था, लेकिन जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो मिस ए को कितना रिसीव होगा 9% डिबेंचर में, तो वो टैक्सेबल किसको होगा, मिस्टर ए को जो कि ट्रांसफरर है, और वो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और सजेशन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Please like and share the video with your friends. Also, please do subscribe to my channel for more of such useful videos. Also, don't forget to click the bell icon to stay tuned and connected with us. Follow us on social media for the link provided in description column below. Thank you.